बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डिमांड, चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है। ये टॉपिक मैंने आप लोगों को समझाया था। अभी आगे चलते हैं, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी ऐसे दोबारा से बता दूं कि जो चेंज इन डिमांड है वो ड्यू टू अदर फैक्टर्स होता है, और जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है वो सिर्फ प्राइस की वजह से होता है। ये मैंने आपको टेबल बना के भी समझाया था। और चेंज इन डिमांड की वजह से हमेशा डिमांड कर्व क्या करता है, शिफ्ट करता है। लेकिन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व जो है, वो सिर्फ प्राइस की वजह से होती है। तो अब एक सेकंड, ये कोई इश्यू है। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो डिस्कशन ये मैं कर रहा था आप लोगों के साथ कि चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस होता है। तो अब ये देखना है कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी। तो अभी मैं सप्लाई का जो चीज़ें हैं वो भी आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा। अब हम इलास्टिसिटी पे बात करते हैं। इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी का मतलब है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, या इसका मतलब है सेंसिटिविटी, या इसका मतलब है प्रोपोर्शनेट चेंज, या इसका मतलब है परसेंटेज चेंज। तो ये सारे जो मतलब मैंने बताए इलास्टिसिटी से, ये बात ध्यान में रखें कि हमने डिमांड से शुरू किया। मैं चाहता हूँ कि पहले हम डिमांड का पोर्शन कंप्लीट करें,
और उसके बाद सप्लाई शुरू करें। लेकिन आपकी जो बुक है उसके अंदर पहले डिमांड के साथ साथ सप्लाई बताई है, फिर अलहदा चैप्टर बनाया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। तो आपने डिमांड की चीज़ें पढ़ने के बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले पढ़ना है, फिर सप्लाई पढ़ेंगे, फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पहले हम डिमांड का पोर्शन कंप्लीट कर लें। उसने ऐसे किया कि पहले डिमांड बताया, फिर सप्लाई बताया, उसके बाद उसने इलास्टिसिटी का चैप्टर ही अलहदा बना दिया है। डिमांड की इलास्टिसिटी अलहदा बनाई है, सप्लाई की अलहदा बनाई है। तो इस तरह करने के बजाय हम पहले डिमांड और उससे रेलिवेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लेंगे, और उसके बाद फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खत्म करके फिर सप्लाई पे आ जाएंगे, फिर सप्लाई पढ़ के फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस तरतीब से हम लोग चलेंगे। तो बात यह है कि अब ये समझना है कि जो इलास्टिसिटी है वो सिर्फ चेंज नहीं है, वो प्रोपोर्शनेट चेंज है, समझ रहे हैं ना, या परसेंटेज चेंज है। इससे पहले कि मज़ीद मैं कुछ चीज़ें समझाऊं आपको इलास्टिसिटी के हवाले से, थोड़ा सा आपको एक और चीज़ बता दूं कि पहले हमने पढ़ा था चेंज। तो चेंज हम कहते हैं डेल्टा को, ठीक है। और डेल्टा कैसे मेजर करते हैं ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि न्यू वैल्यू में से आप ओल्ड वैल्यू माइनस कर देते हैं, ठीक है ना जी। ये चेंज का फार्मूला है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि इलास्टिसिटी जो है वो प्रोपोर्शनेट चेंज है या परसेंटेज चेंज है। तो हमें प्रोपोर्शनेट चेंज पहले समझना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट चेंज, तो प्रोपोर्शनेट चेंज जो है, तो ये भी तो चेंज है ना। तो पहले चेंज का फार्मूला लिखेंगे जो आपको पता है, वो क्या है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट चेंज। समझ आ गई बात। यानी अगर हम चेंज को ओल्ड वैल्यू से डिवाइड कर दें तो प्रोपोर्शनेट चेंज बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम फाइंड करना चाहते हैं परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज कैसे फाइंड होगा। परसेंटेज चेंज फाइंड होगा, ये जो प्रोपोर्शनेट चेंज है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू ओवर ओल्ड वैल्यू इनटू 100। तो ये आपके पास परसेंटेज चेंज आ जाएगा। अब आप ये समझें कि इसका मतलब ये हुआ कि जो परसेंटेज चेंज है वो एक्चुअली प्रोपोर्शनेट चेंज ही है। प्रोपोर्शनेट चेंज को 100 से मल्टीप्लाई कर, समझ गए ना। क्योंकि ये देखें प्रोपोर्शनेट चेंज का फार्मूला ये है, तो सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज चेंज आ जाए। तो ये बात क्लियर होगी। इलास्टिसिटी जो है वो या तो प्रोपोर्शनेट चेंज है या क्या है, परसेंटेज चेंज है। लेकिन जो चेंज है, ये चेंज, ये क्या है, ये एक्चुअली किसको शो करता है, ये स्लोप को शो करता है। और स्लोप का फार्मूला याद है ना, चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन। तो इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी जो होता है वो चेंज होता है, और स्लोप जो होता है वो चेंज होता है। लेकिन जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, इलास्टिसिटी सिर्फ चेंज नहीं है, बल्कि वो या तो परसेंटेज चेंज है या वो प्रोपोर्शनेट चेंज है। समझ गए ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इलास्टिसिटी का फार्मूला लिखें तो इलास्टिसिटी होगा
proportionate change in one variable divided by proportionate change in other variable। समझ आई? इसका मतलब ये हुआ कि ये स्लोप और इलास्टिसिटी में फ़र्क देखें, क्योंकि यहाँ पर राइज का मतलब अगर हम ले लें, राइज का मतलब ले लें, ये डेल्टा राइज का मतलब वाई ले लें और रन का मतलब एक्स ले लें, तो ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये जो स्लोप, यानी स्लोप सिर्फ चेंज है। लेकिन इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी प्रोपोर्शनेट चेंज है और परसेंटेज चेंज है। यानी अगर हम यहाँ पे इलास्टिसिटी का एक और फार्मूला लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल डिवाइडेड बाय परसेंटेज change in other variable। तो अदर वन वेरिएबल मीन्स वाई वेरिएबल और अनदर वेरिएबल मीन्स एक्स वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके शुरू में यहाँ पर परसेंटेज लिख दूँ, नहीं समझ आ रही, और इधर भी परसेंटेज लिख दूँ, तो ये स्लोप नहीं रहेगी, बल्कि ये क्या बन जाएगी? इलास्टिसिटी बन जाएगी। समझ गए? यानी फिर होगा परसेंटेज चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एक्स, ये वाली चीज़ बन जाएगी। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज चेंज जो होता है वो इलास्टिसिटी होती है। तो इसी तरीके से प्रोपोर्शनेट चेंज भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो इलास्टिसिटी की अगर हम डेफिनेशन अब करें तो हम क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी शोज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, है ना, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, सेंसिटिविटी, proportionate change or percentage change in one variable due to another variable is called elasticity। मैं दोबारा बता रहा हूँ, elasticity shows the degree of responsiveness, sensitivity, proportionate change or percentage change in one variable due to another variable। समझ गए? तो ये इलास्टिसिटी की सिर्फ डेफिनेशन हुई। अब अगर हम अगली कहानी शुरू करें और हम लिखें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो अब उसकी क्या डेफिनेशन होगी? उसकी डेफिनेशन होगी द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, सेंसिटिविटी, प्रोपोर्शनेट चेंज और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। वो वेरियस फैक्टर्स कौन से हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? वो भी आपको पता है, वो हम लोगों ने पढ़े थे जनरल डिमांड फंक्शन के अंदर। कौन कौन से फैक्टर्स थे? तो वो ये जनरल डिमांड फंक्शन है, इन उसमें प्राइस है, इनकम है, टेस्ट है, वेदर है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ये सारे इनमें से किसी एक की वजह से भी हमने इसको चेक करना। समझ गए? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्या डेफिनेशन होगी? यही डेफिनेशन होगी जो आपने यहाँ लिखी है, लेकिन इसके अंदर आपने लिखा है वन वेरिएबल, तो यहाँ पर वन वेरिएबल की जगह डिमांड आ जाएगा और इधर अदर वेरिएबल की जगह कोई अदर फैक्टर आ जाएगा, यानी प्राइस आएगा तो प्राइस हो जाएगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएगी। अगर इनकम यहाँ पे आएगा इस जगह पे तो इनकम इलास्टिसिटी बन जाएगी। ठीक है ना? जैसे अभी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला लिखें तो क्या फार्मूला हो सकता है? तो आप कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू proportionate change in demand divided by proportionate change in
इन सम फैक्टर, कोई भी फैक्टर हो सकता है, इन एनी फैक्टर, ठीक है ना जी, इन एनी फैक्टर। अब फैक्टर मीन इन एनी फैक्टर डिटरमिन द डिमांड। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, ये तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे फाइंड करेंगे? तो यही फार्मूला दोबारा लिखेंगे, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्यूडी डिवाइडेड बाय, अब बताएं, अब यहाँ पे एनी फैक्टर की जगह पे क्या आ जाएगा? इधर प्राइस है ना, तो प्राइस आ जाएगा। तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्या आ जाएगा? प्राइस। तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएगी। समझ आ गई बात या नहीं? इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे प्राइस की जगह पे, आप प्राइस की जगह पे आप लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल आप लिख देते हैं इनकम, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका फार्मूला क्या होगा? उसमें सिंपली ये होगा कि यहाँ पर प्राइस की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्राइस की जगह पे इनकम आ जाएगा, ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएगी। कोई भी फैक्टर, समझ रहे हैं ना? अब वो फैक्टर आप लोगों को पता है कौन कौन से हैं। वो प्राइस भी हो सकता है, ये प्राइस है, इनकम भी हो सकता है, टेस्ट भी हो सकता है। अगर प्राइस के लिहाज से कहोगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएगी, अगर इनकम के लिहाज से कहोगे तो इनकम इलास्टिसिटी, टेस्ट के लिहाज से करोगे तो टेस्ट इलास्टिसिटी बन जाएगी, वेदर के साथ करोगे तो वेदर इलास्टिसिटी बन जाएगी, एडवर्टीजमेंट के लिहाज से करोगे तो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएगी, अगर प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स के हवाले से करोगे तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बन जाएगी। तो हमने ये सारे नहीं करनी, हमने जो है वो तीन करनी। एक प्राइस इलास्टिसिटी, जो मैंने अभी उसका फार्मूला बताया, यहाँ पर इनकम की जगह प्राइस आ जाएगा, यहाँ भी इनकम की जगह प्राइस आ जाएगा। और अगर इनकम इलास्टिसिटी है तो यहाँ इनकम ही रहेगा। और अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप करते हैं क्या करते हैं भला, आप क्रॉस प्राइस करते हैं, क्रॉस प्राइस, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्रॉस, तो क्रॉस और यहाँ पे लिखेंगे प्राइस, यानी क्रॉस प्राइस, आप लिखेंगे क्रॉस प्राइस, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब क्या आएगा यहाँ पे? अब यहाँ पे आपको थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखते हैं डिमांड किसकी? ए की, और यहाँ पर आप लिखेंगे प्राइस किसकी? बी की। तो देखें ये क्रॉस बन गया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इधर डिमांड ए की है, डिमांड किसकी है भला? ये देखें डिमांड ए की है, और प्राइस किसकी है? प्राइस जो है वो किसकी है? प्राइस बी की। तो इसका मतलब ये है कि ये क्रॉस है, मतलब जब बी की प्राइस ए की डिमांड को अफेक्ट करेगी तो ये क्रॉस, क्रॉस प्राइस। लेकिन अगर सिर्फ आप लिखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उसका क्या फार्मूला होगा? प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्यूडी डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन पी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ मेंशन नहीं करेंगे तो वो जिस चीज़ की कीमत होगी उसी चीज़ की ही डिमांड होगी, लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ये अगर ए की डिमांड है तो ये प्राइस भी ए की है, तो ये ऑन इफेक्ट होता है, ऑन मीन्स अपना, OWN। तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड असल में ऑन ही बताती है, इसलिए ए और ए यहाँ पे लिखते नहीं हैं हम, या बी और बी लिखते नहीं हम लोग, समझ गया ना? इसी तरीके से जब आप लोग इनकम इलास्टिसिटी की डेफिनेशन करेंगे या उसका फार्मूला बनाएंगे तो वो क्या होगा? आप लिखेंगे प्रोपोर्शनेट
change in QD divided by proportionate change in income। समझ गए ना? तो ये तीन ही पढ़नी है हम लोगों ने। ये तीन जो है वो हमने काइंड्स पढ़नी है। एक पहली काइंड ये है, पहली काइंड ये है, दूसरी काइंड ये है, ठीक है ना जी। दूसरी काइंड जो है वो ये है क्रॉस प्राइस, और तीसरी जो है वो ये है। तो ये तीन हमने काइंड्स पढ़नी है इलास्टिसिटी की। लेकिन मैं फिर दोबारा से बताऊं, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि इलास्टिसिटी क्या होती है, सिर्फ इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, सेंसिटिविटी, प्रोपोर्शनेट चेंज या परसेंटेज चेंज। फिर मैंने आपको चेंज और प्रोपोर्शनेट चेंज और परसेंटेज चेंज में फ़र्क बताया। और फिर मैंने आप लोगों को बताया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। तो एनी फैक्टर का मतलब है कि जो भी डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं, हर एक के लिहाज से हो सकता है, समझ रहे हैं? तो मतलब अगर हम जनरल डिमांड फंक्शन लिखें ना, तो क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, टेस्ट, वेदर, नंबर ऑफ कंज्यूमर, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एडवर्टीजमेंट, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो इन सब के लिहाज से अलग अलग काइंड्स बन सकती हैं। इसका और इसका देखेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड बनेगी, इसका और इसका देखेंगे तो क्रॉस प्राइस बनेगी, इसका और इसका देखेंगे तो इनकम इलास्टिसिटी बनेगी। और अगर एडवर्टीजमेंट के साथ देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट बनेगी, टेस्ट के साथ देखें तो टेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बनेगी, वेदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बनेगी, कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स के साथ देखेंगे तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इलास्टिसिटी के साथ अफेक्ट करता हुआ बन जाएगा। तो किसी भी, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ये सारे वो फैक्टर्स। लेकिन हमें जो सिलेबस में हमने चीज़ें पढ़नी है, वो एक तो प्राइस के साथ पढ़नी है, एक इनकम के साथ पढ़नी है, और एक क्रॉस प्राइस के साथ पढ़नी है। समझ आ गई बात? ये तीन हमने काइंड्स पढ़नी है। लेकिन काइंड्स जितनी मर्जी आप बना सकते हैं, जितने जितने वेरिएबल्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उतनी ही काइंड्स बन जाएंगी। समझ आ गई? तो काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्लियर हो गया आप लोगों को? यहाँ पर आपको काइंड्स समझ आनी चाहिए। तो काइंड्स जितने वेरिएबल्स हैं उतनी ही हो सकती हैं। जैसे ये सारी क्या हैं? काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है ना जी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एब्रीवेट कर, तो ये तीन काइंड्स आ गई हमारे पास। यहाँ तक बताइए, कोई मसला मेरा ख्याल है आपको नहीं होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की काइंड्स कौन कौन सी होती हैं, और इलास्टिसिटी क्या होती है, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है, और इनकम इलास्टिसिटी में क्या होता है, ठीक है ना जी। अब यहाँ पर प्रपोर्शन, सब फार्मूलाज के अंदर देखें मैंने प्रपोर्शनेट चेंज लिखा हुआ है। तो आप इन सब जगहों पर परसेंटेज चेंज भी लिख सकते हैं, सब जगहों पर परसेंटेज चेंज भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। समझ आ गई? परसेंटेज चेंज इन क्यू डी ओवर परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर, यानी इसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन क्यू डी ऑफ ए ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। फिर इसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन क्यू डी ए ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ ए। इसी तरीके से प्रोपोर्शनेट चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो वाई लिखेंगे आप यहाँ पे। यहाँ तक बताइए कोई मसला? ठीक है। अच्छा, अब अगर हम मज़ीद इसको समझें, वो इस तरीके से कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम सबसे पहले अगर बात करें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बात करते हैं, लेकिन एक और मैं चीज़ आपको समझा दूं। एक होता है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये क्या है? ये है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। और ये क्या था? ये था ये था ये था काइंड्स। ये क्या था? काइंड्स। तो काइंड्स और डिग्री में फ़र्क है। देखें,
काइंड्स जो है वो वेरिएबल के मुताबिक आएंगी। अब वेरिएबल कितने हैं, एक प्राइस है, फिर इनकम है, टेस्ट है, वेदर है, जितने भी वेरिएबल हैं सारे, ये हर वेरिएबल के मुताबिक उतनी ही काइंड्स बन सकती हैं। अच्छा, अब डिग्रीज समझना है। डिग्रीज क्या है? डिग्रीज हैं पांच। पांच डिग्रीज हैं। पहले को हम कहते हैं यूनिट इलास्टिक, ये पहला है। दूसरे को हम कहते हैं मोर इलास्टिक। तीसरे को हम कहते हैं लेस इलास्टिक। ये तीन नॉर्मल डिग्रीज हैं। चौथी और पांचवी डिग्री पे बात करें तो वो है, इसको हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, और इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ये जो दो हैं, ये जो तीन हैं, ये तीन जो हैं ये नॉर्मल हैं, ये नॉर्मल केसेस हैं, और इसमें भी खास तौर पर ये दोनों नॉर्मल हैं। और ये जो हैं ये एक्सट्रीम केसेस हैं। एक्सट्रीम केसेस हैं। अच्छा, हम इलास्टिसिटी को, ये इलास्टिसिटी है ना, तो इलास्टिसिटी को हम डिनोट करते हैं ई से, या इलास्टिसिटी को डिनोट कर देते हैं हम ईटा से। ये भी सिंबल हो सकता है, ठीक है ना जी। तो ये एप्सिलॉन भी हो सकता है, यानी ई से भी कर सकते हैं। ये एप्सिलॉन है और ये ईटा है। ये तीनों नोटेशंस यूज हो सकती हैं इलास्टिसिटी को शो करने के लिए। तो अब जो है यहाँ पर जब हम इलास्टिसिटी को इन फार्मूलाज के ज़रिए मेजर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई जवाब आएगा। तो इसका जो जवाब आएगा, इन तीनों का, इन सब का कोई ना कोई जवाब आएगा। तो इसका जवाब आएगा इक्वल टू वन। इक्वल टू वन। इसका जवाब ग्रेटर देन वन आएगा, और इसका जवाब लेस देन वन आएगा, और इसका जो आंसर है वो ज़ीरो आएगा, और इसका जो है वो इन्फिनिटी आएगा। बात समझ आ गई? तो ये पांच काइंड हैं, इसलिए ये एक्सट्रीम केसेस हैं कि ये ज़ीरो और इन्फिनिटी ज़ाहिर सी बात है एक्सट्रीम पे हैं, तो इसलिए इनको एक्सट्रीम केसेस कहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और बताऊं कि कुछ किताबों के अंदर इस यूनिट इलास्टिक को लोग क्या कहते हैं, इसको समझें ज़रा। इनके और नाम भी हैं। इसको कहते हैं इक्वल इलास्टिक। इसे क्या कहते हैं? इक्वल इलास्टिक। इसको कहते हैं सिर्फ इलास्टिक। ये आप कोई पाकिस्तानी किताबें पढ़ेंगे तो वो ये वाली यूज़ करेंगे जो मैंने पहले लिखी हुई हैं, इनको यूज़ करेंगे। लेकिन जो अब मैं लिख रहा हूँ पर्पल, उससे ये वो हैं जो कि इंटरनेशनली लोग यूज़ करते हैं। तो पाकिस्तानी कहते हैं मोर इलास्टिक, लेकिन जो बाकी दुनिया है वो कहती है इलास्टिक। इसलिए आपको सब पता होना चाहिए कि मोर इलास्टिक का मतलब ग्रेटर देन वन है, और इलास्टिक भी कहते हैं उसको। इसी तरीके से लेस इलास्टिक को वो लोग क्या कहेंगे? लेस इलास्टिक को वो इन इलास्टिक कहेंगे। ठीक है, सिर्फ इन इलास्टिक। और इसी तरीके से ये जो ये दोनों हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, इसको हम ज़ीरो इलास्टिक, और
इन्फिनिट इलास्टिक भी कहते हैं। समझ गए? तो ये आपने ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है कि यूनिट इलास्टिक का मतलब इक्वल इलास्टिक है, ठीक है ना जी, और मोर इलास्टिक का मतलब इलास्टिक है, लेस इलास्टिक का मतलब जो है वो इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब ज़ीरो इलास्टिक है, और परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है इन्फिनिट इलास्टिक। ये इन इलास्टिक है, ये इलास्टिक है, समझ आ गई? और लफ्ज़ शुरू में क्या आएगा? परफेक्टली। तो ये 5 डिग्रीज हैं। अब मैं आपको काइंड्स भी बता चुका हूँ। काइंड्स जो हैं वो वेरिएबल के मुताबिक आएंगी, और ये जो डिग्रीज हैं ये हर काइंड में 5 डिग्रीज होंगी, हर काइंड में 5 डिग्रीज होंगी। मेरी बात समझ आ रही? इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि ये क्या है? ये असलम है। ये समझ लीजिए ये क्या है? अनवर है। और ये कौन है? ये फर्ज कर लें हिना है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अनवर है, अगर इसने असलम को मारा, थप्पड़ मारा, ये अनवर जो है असलम को थप्पड़ मारता है, तो इस थप्पड़ मारने को क्या कहते हैं? इसको एक्सप्लेन ये करेगा असलम के अनवर ने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन इसके अंदर अगर वो डिग्री डालेगा तो वो 5 डिग्रीज हो सकती हैं। किसके दरमियान? अनवर और असलम के दरमियान 5 डिग्रीज हो सकती हैं। यानी कैसे हो सकती हैं? कि पहली बात यह कि जिस स्पीड से अनवर ने असलम को थप्पड़ मारा, असलम भी अनवर को उसी स्पीड से दे मारे। समझे? तो इसको कहते हैं इक्वल इलास्टिक, यानी जिस स्पीड से उसने मारा उसी से उसने मारा, तो ये इक्वल है। ये पहला केस। दूसरा केस ये है कि अनवर जो है वो असलम को फिर थप्पड़ मारता है, लेकिन असलम उसको उससे ज़्यादा स्पीड से मारता है, तो ये मोर इलास्टिक होगा। ये वाली बात होगी, दूसरा केस होगा। तीसरा जो केस है उसमें यह है कि अगर अनवर दोबारा असलम को मारता है तो असलम उसको कम स्पीड से मारता है, ये लेस इलास्टिक है। ये समझ आ रही है आपको? 3 केसेस हैं, यानी रिस्पॉन्स है किसका? असलम का। किसको? अनवर को। ये 3 नॉर्मल केसेस हैं। 2 केसेस और देखें कि अनवर जो है वो असलम को थप्पड़ मारता है, लेकिन असलम उसको बिल्कुल नहीं मारता, तो ये ज़ीरो रिस्पॉन्स है। इसे हम ज़ीरो ज़ीरो इलास्टिक कहेंगे, ज़ीरो इलास्टिक। और आखिरी केस ये है कि अनवर जो है वो असलम को मारता है, तो असलम उसको फिर मारते ही चला जाता है, ये इन्फिनिट है। अब असलम का रिस्पॉन्स इन्फिनिट है, वो मारते ही चला जाता है। ये दोनों आखिरी जो बातें ये एक्सट्रीम हैं। इसका मतलब ये है कि अनवर के थप्पड़ मारने के नतीजे में असलम जो है वो 5 किस्म की रिस्पॉन्स दे सकता है। 5 किस्म की डिग्रीज हैं, 5 किस्म की डिग्रीज हो सकती हैं। बराबर, जिसे हम इक्वल कहते हैं, ज़्यादा या कम, या ज़ीरो, या इन्फिनिटी, ये 5 रिस्पॉन्स हो सकते हैं। ठीक है? अब ये समझें कि ये जो अनवर और असलम है, ये अनवर असलम नहीं है, बल्कि ये प्राइस है, और ये जो है ये क्या है? ये डिमांड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस ने जो भी करना था वो करेगी, आगे से रिस्पॉन्स डिमांड ने देना है, और डिमांड के जो रिस्पॉन्स हैं वो 5 है। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 5 रिस्पॉन्स बन जाएंगे। अब फर्ज कर लें ये जो हिना है, ये भी, हिना ने भी किसको अफेक्ट करना जाके? असलम को। इसके साथ भी असलम के 5 रिस्पॉन्स हो सकते हैं। अब ये हिना हिना नहीं है, बल्कि ये समझ लें इनकम है। तो इनकम भी डिमांड को अफेक्ट करेगी, और उसके अंदर 5 रिस्पॉन्स आ सकते हैं: यूनिट इलास्टिक, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। तो 5 रिस्पॉन्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि काइंड्स जो बनेगी वो वेरिएबल के मुताबिक बनेगी, प्राइस के मुताबिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएगी, है ना?
इसे कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इनकम के साथ जब आप डिमांड का लिंक जोड़ेंगे तो उसे हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह देंगे। और हर काइंड के अंदर अगर हम एक और ले लें, फॉर एग्जांपल एक और ले लें, रियाज लिख लें, तो रियाज भी तो असलम को मार सकता है ना। तो रियाज समझ लें प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं। तो ये एक और वेरिएबल आ गया, इसके हिसाब से भी इसको इफेक्ट होना है। तो ये एक और काइंड बन जाएगी, इसको हम कहेंगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो 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 हर एक के साथ 5 रिस्पॉन्स हो सकते हैं, 5 5, समझ रहे हैं ना। इसके साथ भी कितने हो सकते हैं, 5। इसके साथ भी कितने रिस्पॉन्स हो सकते हैं, 5। वो 5 कौन से हैं, ये मैंने इधर लिखे हुए हैं। इसका मतलब डिग्रीज जो हैं वो वेरिएबल के मुताबिक तय होंगी, और हर सॉरी जो काइंड्स हैं वो वेरिएबल के मुताबिक होंगी, और डिग्रीज हर वेरिएबल में मौजूद होंगी। यानी अगर वेरिएबल के मुताबिक करेंगे तो काइंड्स बनती चली जाएंगी, अगर प्राइस के साथ देखेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएगा, अगर इनकम के साथ देखेंगे तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएगा, और अगर क्रॉस प्राइस देखेंगे तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएगा। तो जितने वेरिएबल डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनके मुताबिक उतनी ही काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएंगी, और हर काइंड में 5 डिग्रीज होंगी। प्राइस इलास्टिसिटी की भी 5 डिग्रीज होंगी, इनकम इलास्टिसिटी की भी 5 डिग्रीज होंगी, और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की भी 5 डिग्री होंगी, क्योंकि हमने ये 3 ही इंपॉर्टेंट काइंड्स पढ़नी है। हालांकि और वेरिएबल भी हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट करती है। तो एडवर्टीजमेंट के साथ अगर डिमांड का लिंक जोड़ेंगे तो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक और काइंड बन जाएगी, और उसके अंदर भी तो 5 रिस्पॉन्स होंगे ना, कि जब एडवर्टीजमेंट थप्पड़ मारेगी डिमांड को तो डिमांड के 5 रिस्पॉन्स आएंगे, या इक्वल आएगा, या लेस आएगा, या इक्वल मोर आएगा, या ज़ीरो आएगा, या इन्फिनिटी आएगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा ये बात समझें कि काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी में क्या फ़र्क है। तो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी 5 ही होती हैं, और हर काइंड में 5 होती हैं, समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये क्या है, टाइप है, नंबर 1। नंबर 2, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, या काइंड जिसे कहते हैं, टाइप या काइंड। और तीसरा हम जो पढ़ना है हमने, वो है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और डिग्रीज कितनी हैं, तो प्राइस इलास्टिसिटी में 5 डिग्रीज हैं, इनकम इलास्टिसिटी में 5 डिग्रीज हैं, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में 5। किसी भी काइंड में चले जाएं 5 रिस्पॉन्स होंगे, समझिए। मैंने आपको ये थप्पड़ से एक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की है कि क्या होता है उसके अंदर, ठीक है। यहाँ तक टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और काइंड, टाइप और काइंड एक ही बात है, और डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फ़र्क समझ आ गया कि अगर आप प्राइस के और डिमांड का रिलेशनशिप देख रहे हैं तो प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड के 5 रिस्पॉन्स हो सकते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आगे चलें, थोड़ा सा मज़ीद समझते हैं इन बातों को। देखो, बात यह है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है, अब मैं लॉ ऑफ डिमांड दोबारा बता रहा हूँ। लॉ ऑफ डिमांड है क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, है ना। तो इसमें लॉ ऑफ डिमांड क्या बताती ये क्या है, ये लॉ ऑफ डिमांड, अगर मैं इस पर ये लिख दूँ नेगेटिव साइन, लॉ ऑफ डिमांड है ये, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि प्राइस जब बढ़ेगी तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है ना जी। तो इस पे किसी को इतराज़ नहीं है। फिर इसी तरीके से जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इस पे भी किसी को इतराज़ नहीं, ये लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में एक खामी थी,
खामी ये थी कि ये डायरेक्शन ऑफ चेंज बता रहा है। लॉ ऑफ डिमांड शोज क्या? डायरेक्शन ऑफ चेंज ये बताता है। लेकिन दूसरी चीज है दैट इज एक्सटेंट ऑफ चेंज, ये नहीं बताता। अब एक्सटेंट ऑफ चेंज का मतलब ये है कि हाउ मच चेंज, ये नहीं बताता। तो लॉ ऑफ डिमांड डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है लेकिन एक्सटेंट ऑफ चेंज नहीं बताता। लेकिन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो दोनों चीजें बताती है। डायरेक्शन ऑफ चेंज भी बताती है और एक्सटेंट ऑफ चेंज भी बताती है, दोनों बताती है। देखें कैसे भला, इस बात को समझें। देखें यहां पर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, इस पे किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन कितनी कम होगी, ये है एक्सटेंट ऑफ चेंज। ये नहीं बताता। इतनी भी तो कम हो सकती और इतनी भी तो कम हो सकती, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। ये सिर्फ बताता है कि प्राइस ऊपर जाएगी, डिमांड नीचे आएगी, लेकिन ये नहीं बताता कि प्राइस कितनी ऊपर जाएगी और डिमांड कितनी नीचे जाएगी, ये बात नहीं बताता। और ना हमने लॉ ऑफ डिमांड में ये चीज़ डिस्कस करनी है क्योंकि उसमें है ही नहीं है। इसी तरीके से जब हम दूसरी बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कि प्राइस जब कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्राइस कितनी कम होगी, ये है हाउ मच चेंज, यानी एक्सटेंट ऑफ चेंज, ये नहीं बताता। और डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड तो इतनी भी बढ़ सकती है और डिमांड जो है वो इतनी भी बढ़ सकती है। तो ये रिलेशनशिप तो नेगेटिव ही है, देख लें। इसके साथ मिला दें तो नेगेटिव है, इसके साथ मिला दें तो नेगेटिव है, इसके साथ मिला दें तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव रिलेशनशिप तो है कि प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। लेकिन कितनी बढ़ रही है ये नहीं बताता। तो लॉ ऑफ डिमांड डायरेक्शन ऑफ चेंज तो बता रहा है, और वो क्या डायरेक्शन ऑफ चेंज है, नेगेटिव, लेकिन उसकी एक्सटेंट नहीं बताता कि हाउ मच चेंज। समझ रहे हैं ना बात? तो ये दोनों में फ़र्क है। अब आपसे पूछें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड और ख़ास तौर पर पूछें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड का ताल्लुक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से नहीं करना, क्योंकि उसमें इनकम आ जाता है, और क्रॉस प्राइस से भी नहीं करना, बल्कि किससे करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से करना, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड भी प्राइस की बात करता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो आप कहेंगे लॉ ऑफ डिमांड shows the direction of change but ignores the extent of change, but elasticity of demand, price elasticity of demand shows the direction of change as well as the extent of change, so it captures both the aspects. समझ गए ना ये बात? तो दिस इज दी डिफरेंस। देखें जब आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं ना, तो उसमें आप सिंपली ये कहते हैं ये प्राइस है जी, ये डिमांड है, और यहाँ लिख देते हैं 5 4 3 2 1, और इधर लिख देते हैं 1 2 3 4 5। तो ये लॉ ऑफ डिमांड, समझ आ गई ना? कि नेगेटिव रिलेशनशिप ही शो करना है ना, कि कीमत देखें कम हो रही है और डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, कीमत कम होती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कि कीमत कितनी कम हो रही है, यानी 5 से 4 है, इधर डिमांड से 1 से 2 है, ये चीज़ नहीं केयर की जाती लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। लेकिन जब आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे जाएंगे तो वहाँ ये चीज़, दोनों चीज़ें आएंगी। एक तो डायरेक्शन ऑफ चेंज भी आप बताएंगे नेगेटिव, और दूसरा एक्सटेंट ऑफ चेंज भी बताएंगे कि कितनी तब्दीली आई
कितने परसेंट प्राइस कम हुई और कितने परसेंट डिमांड बढ़ी। रिलेशनशिप नेगेटिव ही रहेगा जो लॉ ऑफ डिमांड में, लेकिन साथ साथ एक्सटेंट भी आ जाएगा। और एक्सटेंट क्या है? एक्सटेंट एक्चुअली जो है वो डिग्री है कि कितनी तब्दीली आई, बराबर यूनिट इलास्टिक आई यानी बराबर आई, इक्वल आई, या मोर आई, या लेस आई, या जीरो आई, या इन्फिनिटी आई। तो ये डिग्री भी आ रही है साथ। जैसे आप कहते हैं ना, कमेंट्री आप लोगों ने सुनी होगी, तो उसने कहा जी उसने, खिलाड़ी ने तेजी से एक रन मुकम्मल किया, खिलाड़ियों ने तेजी से एक रन मुकम्मल किया। तो ये रन भी मुकम्मल किया और तेजी मीन्स उसकी डिग्री भी आ रही है साथ। इस तरीके से मैंने कहा कि उसने मुझे थप्पड़ मारा, एक है उसने मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा, तो या आहिस्ता से थप्पड़ मारा, है ना, तो उसकी एक्सटेंट भी साथ आ रही है। ये एक्सटेंट है, शिद्दत जिसे कहते हैं, वो डिग्री है उसकी। इसलिए हमने जब इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन किया था तो हमने कहा था डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कि रिस्पॉन्स क्या आता है। क्योंकि जब ये प्राइस थप्पड़ मारेगी डिमांड को, तो डिमांड ने थप्पड़ मारना है इन रिस्पॉन्स। तो वो मारना कैसे है? मारना तो है, रिलेशनशिप तो आएगा नेगेटिव, कि वो मारेगा तो वो भी मारेगा, तो रिलेशनशिप तो है, लेकिन फिर किस किस्म का है, सॉरी कितनी शिद्दत का है, तो वो डिग्री भी साथ आएगी उसकी, कि इतनी ज़ोर से मारा, बराबर मारा, कम मारा, ज़ीरो मारा, या इन्फिनिटी उससे मारा। तो ये समझ आई है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। आप कोई भी डाटा ले सकते हैं, लेकिन मतलब ये सिंपल सा डाटा है, 5 4 3 2 1 और 1 2 3 4 5, ये लॉ ऑफ डिमांड का डाटा है। आप खुद से जनरेट कर सकते हैं, सिर्फ नेगेटिव रिलेशनशिप बताना है। लेकिन जब आप प्राइस इलास्टिक डिमांड में जाएंगे तो इस तरह से डाटा जनरेट नहीं कर सकते। फिर हमें सोच के करना पड़ेगा कि इक्वल इलास्टिक के लिए कैसे करें, मोर इलास्टिक के लिए कैसे करें, लेस इलास्टिक के लिए कैसे करें, फिर वो आपको डाटा सोच समझ के लिखना पड़ेगा। समझ आ गई बात आपको? अच्छा, तो ये सारी बातें आ गई। अच्छा, अब थोड़ा सा मज़ीद चलते हैं आगे, मज़ीद आगे चलते हैं। वो ये कि हमने फार्मूला लिखा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला लिखा था, याद करें। हमने कहा था प्रोपोर्शनेट, है ना, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्यूडी ओवर प्रोपोर्शनेट चेंज इन पी, ये फार्मूला। और आपको याद है कि प्रोपोर्शनेट चेंज का भी मैंने आप लोगों को फार्मूला भी बताया था, प्रोपोर्शनेट चेंज का भी फार्मूला बताया था। ये देखिए, प्रोपोर्शनेट चेंज कैसे फाइंड करते हैं, ये फार्मूला लिखा हुआ है। न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू, ये फार्मूला है प्रोपोर्शनेट चेंज करना है। तो प्रोपोर्शनेट चेंज, अब यहाँ पे इस फार्मूले को यूज़ करते हैं और देखते हैं क्या इसका फार्मूला कैसे बनता है। जैसे प्रोपोर्शनेट जो चेंज है, प्रोपोर्शनेट चेंज का फार्मूला मैंने भी लिखा है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू। तो आपने इधर इधर क्यू लिखा हुआ है, तो क्यू की जगह हम लिख लेते हैं क्यू डी की जगह हम लिख देते हैं क्यू, और आसानी के लिए। तो क्यू का मतलब क्यू डी है। तो अब प्रोपोर्शनेट चेंज फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, न्यू वैल्यू लेंगे क्यू की, फिर ओल्ड वैल्यू लेंगे क्यू की, और ओल्ड वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1। तो 2 का मतलब है यहाँ पर न्यू, और 1 का मतलब है ओल्ड। तो ये देखें, न्यू वैल्यू Q2 मीन्स न्यू वैल्यू, फिर Q1 मीन्स ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू। तो ये प्रोपोर्शनेट चेंज इन Q आ गया ना। फिर ये बटा है इसके नीचे ये डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन P निकालें, तो क्या होगा, न्यू वैल्यू यानी P2 और ओल्ड वैल्यू यानी P1 डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू P1। तो ये आ जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला। समझ आ गई बात आपको? अच्छा, फिर आपको याद होगा कि जब हमने चेंज फाइंड किया था, चेंज का क्या फार्मूला लिखा था भला हमने? चेंज का फार्मूला था न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, और इसको हम किससे डिनोट किया था? इसको हमने किया था डेल्टा से, है ना।
तो ये चेंज है ना ये वाली चीज़, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा क्यू, है ना, और डिवाइडेड बाय यही आ जाएगा Q1, ठीक है, और ओवर फिर इसको क्या लिख सकते हैं डेल्टा पी, क्योंकि ये न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू किसके बराबर होता है, डेल्टा के। तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा डेल्टा पी ओवर P1, ठीक है ना, ये चीज़ बन जाएगी। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मज़ीद रीअरेंज करें तो डेल्टा क्यू ओवर Q1, और ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 ओवर डेल्टा P, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ बन जाएगी। आप इसको मज़ीद अगर आप सॉल्व कर लें, इसको रीअरेंज कर लें, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई के अंदर 2/3 लिख दें तो जवाब 6 आना है, और या 3/2 लिख दें तब भी जवाब 6 आना है। इसलिए हम इनके ये जो डिनोमिनेटर है उनको चेंज कर सकते हैं, चेंज कर देते हैं, डेल्टा के नीचे डेल्टा लिख देते हैं, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू P1 ओवर Q1। तो ये सारे क्या हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फार्मूलाज हैं। नॉर्मली ये फार्मूला यूज़ होता है उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए। अच्छा, अब ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये जो यहाँ मैंने Q2 ओवर Q1 लिखा ओवर Q1, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इधर 1 लिख दें इधर 0 लिख दें, ठीक है ना, 2 की जगह 1 लिख दें इधर 1 की जगह 0 लिख दें, तो फिर 1 का मतलब हो जाएगा न्यू और 0 का मतलब हो जाएगा ओल्ड। तो वो आपकी अपनी नोटेशंस हैं, तो जो भी नोटेशन हो वो लिख दें कि उसका मतलब क्या है, आपकी मर्ज़ी, ठीक हो गया ना, आपकी मर्ज़ी। तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, मेरा ख्याल है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से इसी तरीके से अगर आप थोड़ा गौर करें तो मैंने कल पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको ये बताया था कि ये फ़र्ज़ कर लें ये Q है, Q का मतलब QD है, और ये P है, और ये डिमांड कर्व, और मैं आपसे पूछता हूँ इसकी स्लोप क्या है, तो आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं ना इसकी। तो स्लोप का क्या फार्मूला होता है, स्लोप का फार्मूला होता है चेंज इन राइट, चेंज होता है, ये अपने दिमाग में बिठाएं, स्लोप सिर्फ चेंज होता है, इलास्टिसिटी सिर्फ चेंज नहीं होता बल्कि प्रोपोर्शनेट चेंज होता है या परसेंटेज चेंज होता है। तो चेंज इन रन, तो राइज पर देखें क्या वेरिएबल है, राइज वाई एक्सिस को कहते हैं, ये पी है, और रन पर कौन सा वेरिएबल है, क्यू है। तो इसकी स्लोप क्या बनेगी, डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू। तो आपसे पूछें व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, तो वो होगी डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू, दिस इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू। यानी अगर कोई 2 पॉइंट ले लें, कोई से 2 पॉइंट ले लें, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप ये एक सॉरी से क्या हो गया, ये डिमांड कर्व है ना, तो कोई से 2 पॉइंट ले लें, एक ये पॉइंट ले लें और एक ये पॉइंट ले लें, ए से बी तक स्लोप फाइंड करें, तो ये चेंज इन राइज होगा ये वाला, और ये चेंज इन रन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये बी पॉइंट है, ये क्या है, ए पॉइंट, तो ये है चेंज इन राइज, ये चेंज इन राइज है, और ये चेंज इन रन है, यानी ये है डेल्टा पी और ये है डेल्टा क्यू। तो अब इधर से वैल्यूज़ भी देख सकते हैं, इस तरह इधर भी वैल्यूज़ देख सकते हैं। तो फर्ज करें यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे फर्ज करें 2 है, यहाँ पे 4 है, तो आप चेंज फाइंड कर सकते हैं। तो चेंज का फार्मूला भी आता है, तो न्यू इसमें वैल्यू कौन सी है, बी है ना, और ओल्ड कौन सी है, ए है, क्योंकि हर कर्व को कहाँ से पढ़ना है, लेफ़्ट टू राइट पढ़ना है, तो लेफ़्ट से चलें तो ये आएगा, फिर बी, तो न्यू वैल्यू ये होगी, ये न्यू होगी, ये ओल्ड होगी। तो
क्या आएगा चेंज इन, तो पहले चेंज इन पी फाइंड करें तो बी माइनस ए ही करना है। 2 माइनस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा -2, और ये आ जाएगा बी माइनस ए इधर भी करेंगे 10 माइनस 5 तो ये आ जाएगा 5। तो ये इसकी स्लोप आ जाएगी। लेकिन ये ज़हन में रहे ये स्लोप का भी डिमांड कर्व है फ्रॉम ए टू बी। लेकिन अगर आप बी टू सी अगर एक और पॉइंट यहाँ सी ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू भी आप फाइंड करेंगे। लेकिन एक लीनियर जो कर्व होता है ना, लीनियर कोई भी, उस पर स्लोप सेम रहती है। कोई भी लीनियर हो, जैसे ये लीनियर है जिसमें कोई बेंड नहीं है, तो उस पर स्लोप सेम सेम रहती है। ठीक है, ये भी ज़रा ज़हन में रखें। अलोंग लीनियर कर्व स्लोप रिमेन्स द सेम। लेकिन फ़र्ज़ करें कि ये डिमांड कर्व होता है, ये Q है, ये P है, और डिमांड कर्व ऐसे है, कर्वी लीनियर है। अब इस पे जब आप स्लोप फाइंड करेंगे ना, ए से बी तक, फिर बी से सी तक, ए से बी, बी से सी, ये डिफरेंट आएगी। ठीक है ना, ये ए से बी फिर बी से सी, ये डिफरेंट आएगी। तो ये ज़रा ज़हन में रहे कि कर्वी लीनियर के ऊपर स्लोप डिफरेंट आती है, लेकिन लीनियर के ऊपर स्लोप जो है वो सेम आती है हर पॉइंट पे। ए से बी, बी से सी से डी सेम आएगी। ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। अच्छा, आप ज़रा गौर करें कि ये इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला है, ये वाला है ना, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला है। और ज़रा नोटिस करें ये स्लोप है, तो ये चीज़ इधर जाके देखें तो आपको नज़र आएगी ये इसका उलट, ये क्या है, इसका उलट है। ये है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी, और स्लोप में है डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू। तो हम लिख सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 ओवर स्लोप इंटू P1 Q1। इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्लोप का उलट आ गया ना, 1 ओवर स्लोप आ जाएगा उसकी जगह पर। क्योंकि देखें ना, स्लोप क्या है, स्लोप है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी, सॉरी, स्लोप है डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू, है ना। तो एक्चुअली यहाँ पर स्लोप के नीचे 1 है ना, तो अगर हम इसको उलट दें, 1 ओवर स्लोप कर दें, तो इधर भी उलट जाएगा, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी हो जाएगा। और आप ज़रा देखें, यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी है, ये किसके बराबर है, 1 ओवर स्लोप के। ये मैंने डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी को 1 ओवर स्लोप लिख दिया, और ये वैसे ही आ गया P1 और Q1। समझ गया। तो ये बात क्लियर होगी। ये 1 भी ना लिखें तो कोई मसला नहीं है, इधर इनके साथ ये जो 1 लिखा आ रहा है ना, ये ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का मतलब है ओल्ड, तो वो आपको ज़रूरत नहीं है लिखने की। इसलिए आप इस तरह सिंपल भी लिख सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी और पी ओवर क्यू। ये वाली बात कह रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। और इसी तरीके से इधर भी आप 1 हटा सकते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए था कि ओल्ड वैल्यू के लिए 1 लिखा है हमने। तो ये समझ आ गई बात। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला है, ये भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फार्मूले हैं। ये भी, ये चीज़ ये लिख लें, फिर ये लिख लें, फिर ये लिख लें, ये सारे एक दूसरे के बराबर हैं। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक चीज़ जो समझानी थी वो ये कि इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लोप है ये इलास्टिसिटी का हिस्सा है। यहाँ से ये बात समझ में आई कि इस एक्सप्रेशन से ये बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, कि स्लोप इज अ पार्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो स्लोप इलास्टिसिटी, इसका मतलब ये हुआ इलास्टिसिटी इज वाइडर टर्म देन स्लोप। स्लोप से ये वाइडर है, क्योंकि स्लोप इलास्टिसिटी का एक हिस्सा है। स्लोप क्या है, इलास्टिसिटी का एक हिस्सा है।
तो मैंने आज आपको ये समझाने की कोशिश किया है कि लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या फ़र्क है, और डिग्रीज क्या होती हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, और काइंड्स क्या होती हैं, फिर स्लोप और इलास्टिसिटी में फ़र्क क्या होता है। समझ आ गई बात? तो अब जो पढ़ना है हम लोगों ने, नेक्स्ट जो चीज़ पढ़नी है वो पढ़नी है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमने डिटेल से पढ़ना है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटेल से पढ़ना है हम लोगों ने, पहली जो काइंड। ठीक है, तो काइंड्स से शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उसमें पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम बोल देते हैं PED, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरे को हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम YED कहते हैं। और तीसरा जो है वो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसको हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये मैं कल आपको शुरू कराऊं, थोड़ा सा मैं मज़ीद इस पे बात कर लूँ आप लोगों से। किस पे भला? ये जो इसको क्या कहते हैं, डिग्रीज के ऊपर। डिग्रीज को मज़ीद थोड़ी सी बात कर दूं आपको समझाने के लिए। देखें, बात ये है कि अभी मैंने आपको बताया था कि इलास्टिसिटी का मतलब है, इलास्टिसिटी का मतलब है प्रोपोर्शनेट चेंज या परसेंटेज चेंज, है ना? प्रोपोर्शनेट चेंज या परसेंटेज चेंज। तो इसका मतलब जहाँ पे भी इलास्टिसिटी का लफ्ज़ आएगा वहाँ पे हम ये दो लफ्ज़ तो लिख सकते हैं ना, प्रोपोर्शनेट चेंज या परसेंटेज चेंज। तो अगर हम इसको समझें डिग्रीज को, तो उसमें पहली जो डिग्री है वो है इक्वल इलास्टिक। इक्वल इलास्टिक, इसको इस वर्ड को मैं मज़ीद समझाना चाह रहा हूँ। इक्वल को वैसे ही रहने देते हैं, और इलास्टिक की जगह पे क्या लफ्ज़ आ सकता है, अभी बताया था। इलास्टिसिटी की जगह पे क्या क्या लफ्ज़ आ सकता है? या तो प्रोपोर्शनेट चेंज आ सकता है, या क्या आ सकता है, परसेंटेज चेंज आ सकता है इलास्टिसिटी की जगह पे। क्योंकि ये चारों मतलब डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, सेंसिटिविटी, प्रोपोर्शनेट चेंज और परसेंटेज चेंज, ये चारों किसके अल्टरनेटिव हैं? ये चारों इलास्टिसिटी के लिए यूज़ होते हैं। तो मैं आपको इक्वल इलास्टिक का मतलब समझाना चाहता हूँ। तो इक्वल इलास्टिक का क्या मतलब? इक्वल इलास्टिक का मतलब है इलास्टिक की जगह पे क्या आ जाएगा, इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज। यानी इक्वल इलास्टिक का मतलब हो गया इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज। ठीक है ना? और क्या, और ये कि ये इक्वल का लफ्ज़ वैसे ही रहने दें। ये दोबारा से समझें कि ये यहाँ पे क्या था, इक्वल क्या था? इक्वल था इक्वल इलास्टिक। ठीक है ना जी? और इलास्टिक की जगह पे हमने क्या वर्ड लिखा था? इलास्टिक की जगह पे हमने लिखा था प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट चेंज। तो इक्वल वैसे ही आ गया। अब फिर दोबारा से इसको और आसान कर लें, तो इक्वल का लफ्ज़, इक्वल का जो वर्ड है, इक्वल का जो वर्ड है वो वैसे ही लिख देते हैं इक्वल। और प्रोपोर्शनेट चेंज, प्रोपोर्शनेट चेंज, प्रोपोर्शनेट का वर्ड भी वैसे ही रहने देते हैं। और चेंज का क्या मतलब होता है, याद करें। चेंज, चेंज कहते थे डेल्टा को।
और इसका फार्मूला था न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। और चेंज का मतलब मैंने बताया था बढ़ना या कम होना, यानी चेंज का वैसे मतलब होता है तब्दीली, लेकिन तब्दीली होके क्या हो जाएगा, या तो वो बढ़ जाएगा या वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस चेंज की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इंक्रीज, और क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इस अ, इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल इक्वल जो इलास्टिक है, इक्वल इलास्टिक का मतलब है इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज, और इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज का मतलब है इक्वल प्रोपोर्शनेट इंक्रीज और इक्वल प्रोपोर्शनेट डिक्रीज। ये मैंने इस टर्म को ओपन किया है। ये ये इक्वल इलास्टिक मैंने आपको समझाया, ये जो पहली डिग्री थी, ये वाली इक्वल इलास्टिक। अब हम दूसरी समझते हैं। दूसरी आप मेरी हेल्प कीजिएगा। दूसरी में क्या है, दूसरी में है मोर 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 इलास्टिक। तो मोर इलास्टिक का क्या मतलब है, मोर वैसे ही आ जाएगा, है ना, मोर जो है वो वैसे ही आ जाएगा। और इलास्टिक की जगह पे क्या आएगा, इलास्टिक की जगह पे आएगा प्रोपोर्शनेट चेंज, है ना, प्रोपोर्शनेट चेंज। फिर मोर वैसे ही रहेगा, मोर मोर वैसे ही रहेगा। मोर जो है वो वैसे ही रहेगा, ये मैं वैसे ही लिख दिया। और प्रोपोर्शनेट चेंज की जगह पे क्या आएगा, प्रोपोर्शनेट तो वैसे ही आ जाएगा, और चेंज की जगह पे क्या आएगा, इंक्रीज, मोर प्रोपोर्शनेट इंक्रीज। समझ रहे हैं। और मोर प्रोपोर्शनेट, मोर, तो मोर इलास्टिक का मतलब ये हुआ, मोर इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि मोर इलास्टिक मीन मोर प्रोपोर्शनेट चेंज। और मोर प्रोपोर्शनेट चेंज का मतलब है कि इजाफा भी ज़्यादा होगा और कमी भी ज़्यादा होगी। इधर इजाफा भी बराबर था और कमी भी बराबर थी। मेरी बात समझ आ रही, इसको ज़रा ओपन करके और बेहतर करके समझें, फिर समझें। फिर क्या है, फिर क्या है, फिर है लेस इलास्टिक, लेस लेस इलास्टिक। तो लेस इलास्टिक में क्या होगा, लेस वैसे ही आ जाएगा, और इलास्टिक की जगह पे क्या आएगा, प्रोपोर्शनेट चेंज। और फिर लेस वैसे ही आ जाएगा, और प्रोपोर्शनेट चेंज की जगह पे क्या आएगा, प्रोपोर्शनेट वैसे ही आ जाएगा, और क्या आएगा, इंक्रीज। और ये क्या होगा, डिक्रीज। ये लेस आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेस इलास्टिक का मतलब है लेस प्रोपोर्शनेट चेंज, और लेस प्रोपोर्शनेट चेंज का मतलब है कि इजाफा भी कम होगा, कमी भी कम होगी। तो लेस इलास्टिक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कमी थोड़ी होगी, इजाफा भी थोड़ा होगा। ये इंक्रीज भी लेस होगा और डिक्रीज भी लेस होगा। और मोर इलास्टिक का मतलब है कि इंक्रीज भी ज़्यादा होगा और डिक्रीज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इक्वल इलास्टिक का मतलब है इंक्रीज भी बराबर होगा और डिक्रीज भी बराबर होगा। याद समझ आई बात, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि क्या बोला, कि अगर ये इजाफा हुआ और ये कमी हुई, ये तो डायरेक्शन है, ये इक्वल है। फिर ये कमी हुई और फिर ये कमी हुई, देख रहे हैं ना। तो इसके बढ़ने की वजह से इसमें ये अगर इसके साथ मिलाएंगे, ये अगर अ, ये अगर
इसके साथ मिलाएंगे तो ये इक्वल है, अगर ये इसके साथ मिलाएंगे तो ये लेस, अगर ये इसके साथ मिलाएंगे तो ये मोर। इसी तरीके से इसी तरीके से इसी तरीके से अगर आप ये कहते हैं कि ये कम हुई और ये बढ़ गई, और ये इतनी भी तो बढ़ सकती है और ये इतनी भी बढ़ सकती है, इसके साथ मिलाएंगे तो इक्वल है, इसके साथ मिलाएंगे तो ये लेस है, इसके साथ मिलाएंगे तो ये मोर। समझ आई बात आपको? तो ये 3 डिग्रीज आपको समझ आनी चाहिए, इक्वल, लेस और मोर। अब इसको मज़ीद समझ लो, बाकी ये कल काइंड्स पढ़ेंगे, लेकिन मज़ीद समझो कि ये क्या हो क्या रहा है। देखें, ये फ़र्ज़ करें ये प्राइस है, ये डिमांड है, ये डिमांड कर्व, फिर एक ये, फिर एक ये डिमांड कर्व है, ठीक है, ये है, ये डिमांड कर्व, ये भी, सॉरी सॉरी ये भी डिमांड कर्व है, ठीक है ना जी। और फिर एक ये डिमांड कर्व है। अब ये तीनों ही डिमांड कर्व हैं, लेकिन क्यों डिमांड कर्व है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या है? डाउनवर्ड। ये भी क्या है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है। ये भी क्या है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है। तो ये तीनों ही नेगेटिवली स्लोप्ड हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तीनों इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक है। लेकिन इसमें एक्सटेंड में फ़र्क है। वो कैसे? जैसे आप कोई से 2 पॉइंट ले लें, जैसे एक पॉइंट यहाँ ले लें और एक पॉइंट यहाँ ले लें, इसी तरीके से इधर भी उतने ही फासले पर 2 पॉइंट ले लें, इस तरह इधर भी उतने ही फासले पर 2 पॉइंट ले लें, ठीक है ना जी। तो ये ए बी ए बी ए बी, तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देख रहे हैं, इधर डेल्टा पी ज़्यादा है, इधर डेल्टा क्यू जो है वो कम है। इसका मतलब कीमत में इतनी ज़्यादा कमी के बावजूद डिमांड में सिर्फ इतना इजाफा होता है। समझे? कीमत में देखें कमी ज़्यादा हुई है, लेकिन डिमांड में, असल चीज़ देखनी डिमांड क्या रिस्पॉन्स करती। तो डिमांड में जो इजाफा है वो थोड़ा है इसकी निस्बत, इसलिए ये लेस इलास्टिक। और अगर इधर देखें, इधर कीमत में तब्दीली थोड़ी सी हुई है, लेकिन डिमांड में इजाफा ज़्यादा हुआ है, ये मोर इलास्टिक। असल चीज़ देखनी डिमांड क्या कर रही है। तो डिमांड में देखें ज़्यादा तब्दीली आई, यानी कीमत में थोड़ी सी कमी से ये डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मोर इंक्रीज। और इधर बी से जाएँ तो मोर डिक्रीज भी है, ये देखें ये बढ़ेगी, तो ये मोर डिक्रीज है। इस तरह इधर देखें तो ये कीमत में कमी की वजह से डिमांड में इजाफा थोड़ा हुआ है, लेस इंक्रीज है, और ये लेस डिक्रीज। तो यहाँ पर इधर जो है ये लेस इंक्रीज और लेस डिक्रीज है। इधर देखें तो जो है मोर इंक्रीज और मोर डिक्रीज है, ये नज़र आ रहा है आपको। इधर लेस इंक्रीज लेस डिक्रीज। और अगर इधर नोटिस करें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि बराबर है, जितनी इसमें कमी आई है उतना ही इसमें इजाफा हुआ है। तो इस तरह जितना इसमें इजाफा हुआ है इतना ही इसमें कमी आई है। तो ये इक्वल इंक्रीज है और इक्वल डिक्रीज है। समझ आ गई बात आपको? इसका मतलब ये हुआ कि है तो तीनों लॉ ऑफ डिमांड, तीनों में देखें तो ए से बी तक क्या हो रहा है, ए से बी तक
कीमत में क्या आ रही है, कमी आ रही है, लेकिन डिमांड में इजाफा थोड़ा हो रहा है। फिर इधर ए से बी पर चले जाएं तो कीमत में कमी की वजह से डिमांड में इजाफा ज़्यादा हो रहा है, और इधर जितना कीमत में कमी आ रही है ए से बी, उतनी ही डिमांड में कमी आ रही है, बराबर, सॉरी गलत लिख दिया, उतनी ही डिमांड में इजाफा हो रहा है। क्यू डी उतनी ही बढ़ रही, ये ए से बी आप देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप बी से ए देखें तो बी से ए में जितनी कीमत बढ़ रही है, डिमांड उसके मुकाबले में क्या हो रही है, डिमांड क्या कर रही है, कीमत के बढ़ने से डिमांड कम हुई है लेकिन थोड़ी हुई है। ये देखिए, इस तरीके से इधर बी से ए देखें तो प्राइस क्या हुई है, बढ़ी है, और डिमांड में जो कमी आई है वो ज़्यादा आई है, ये ज़्यादा है, देख रहे हैं, ये ज़्यादा इजाफा ज़्यादा कमी, ये थोड़ा इजाफा थोड़ी कमी है। इसलिए इधर बी टू ए देखें तो प्राइस बढ़ी है तो उतनी ही डिमांड क्या हुई है, कम हुई है। आप ज़रा नोटिस करें, ये कम इजाफा कम कमी, इसलिए इस डिमांड कर्व को हम कहेंगे लेस इलास्टिक डिमांड कर्व, और इस डिमांड कर्व को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मोर इलास्टिक डिमांड कर्व, या सिर्फ कहेंगे इलास्टिक डिमांड कर्व, इलास्टिक डिमांड। और इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इन इलास्टिक डिमांड कर्व। ये दो जाके टर्म दोबारा याद कर लेना, इन इलास्टिक डिमांड कर्व, क्योंकि लेस इलास्टिक को इन इलास्टिक भी कहते हैं। और इस तीसरे वाले को डिमांड कर्व को कहेंगे इक्वल इलास्टिक डिमांड कर्व, इक्वल इलास्टिक डिमांड कर्व, या इसे कहेंगे यूनिट इलास्टिक डिमांड कर्व। मज़ीद ये देखें तो ये जो लेस इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, ये स्टीपर है, क्योंकि ये वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा वर्टिकल होने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसको हम स्टीपर डिमांड कर्व भी कहते हैं, स्टीपर डिमांड कर्व। और इसे क्या कहेंगे, ये जो दूसरे वाला है, ये ज़रा देखें तो ये हॉरिजॉन्टल होने की कोशिश कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे फ्लैटर डिमांड कर्व, फ्लैटर डिमांड कर्व, समझ गए। और ये जो तीसरे वाला है, ये आपका ना स्टीपर है ना ही ये फ्लैटर, समझ आ गई, ये इन बिटवीन। तो ये डिग्रीज मैंने दोबारा से आपको समझाने की कोशिश की, इसको आपने अब समझना है। तो यहीं पे फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। कल काइंड्स दोबारा से शुरू करेंगे, प्राइस इलास्टिक डिमांड को दोबारा से शुरू करेंगे। अब आपके कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई है तो ठीक है ना जी। जी, तो क्वेश्चन है कि थोड़ा ऊंचा बोल लें प्लीज़। अच्छा, मेरी आवाज़ कम आती रही है आपको। सर प्लीज़ आवाज़ को बेहतर करें, कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, ये भी आवाज़ का मसला, आवाज़ बहुत कम आ रही। अच्छा जी, सर टुडे इज़ माय फर्स्ट क्लास, कैन यू रिव्यू नहीं होगा वो, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना पिछली लेक्चर्स की, तो वो रिकॉर्डिंग सुन के इसके साथ अटैच हो जाए, ठीक है। और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का बता दें, वो बताएंगे जब टाइम आएगा, जब काइंड्स पढ़ेंगे तो फिर बताएंगे। अभी तो जो पढ़ाया है उसके बारे में बताएं। परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज डिफरेंट नहीं होता। प्रोपोर्शनेट चेंज को जब आप
100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज चेंज बन जाएगा। फिर जहांजेब कहते हैं जी कि अनवर असलम वाली एग्जांपल थोड़ा बता दें, दोबारा बता दें, वो दोबारा सुन लो उसमें से ना। अ, आप उसको आपके इख्तियार में जितनी दफ़ा मर्जी सुने आप। सर जी आ गई समझ, चलें जी आ गई तो अच्छी बात है। उसके बाद सर इस स्लोप वाले पार्ट की वैल्यू रख के एक्सप्लेन करेंगे। वो स्लोप की वैल्यू जो भी आएगी उसमें रख के आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने बताया उतना ही इसको करें। अच्छा फिर क्या है, रिपीट समझा दें, रिपीट वो दोबारा सुन लें। अच्छा फिर फिजिकल क्लासेस कब स्टार्ट होंगी लाहौर कैंपस में, ये कैंपस वालों से पूछें। लास्ट में एक दफ़ा बुक से बता दें दीजिएगा, क्या करें वहाँ से पढ़ना। हाँ रिमशा, उसमें बुक में आप ज़रा इससे अगला चैप्टर शुरू करेंगे ना, उसमें ये जो चैप्टर पढ़ रहे थे इससे अगला चैप्टर ज़रा देखें, गौर करें तो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा बुक के अंदर, ठीक है ना। उसमें ये पहली पहली काइंड है। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद सर जब इक्वल इलास्टिक हो तो इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा, क्या हुआ है, वो मैंने बता दिया अभी आपको कि इक्वल इलास्टिक में इक्वली इंक्रीज होगा और इक्वली डिक्रीज होगा, इक्वल प्रोपोर्शनेट इंक्रीज और इक्वल प्रोपोर्शनेट डिक्रीज, ठीक है। अच्छा इन मोनोपली व्हाट डिग्री इफेक्ट, मोनोपली में भाई कहाँ पहुंच गए हो, अभी यहीं पे रहो, मोनोपली तो है भी नहीं आपके सिलेबस में। अच्छा सर आपने बुक नहीं बताई, वो तो बता दें, वो सीआर साहब तलहा भाई इनको बुक के बारे में बताएं, ताकि वो इशू जो है वो सॉल्व हो। बुक मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है। सर अगर गवर्नमेंट 15 से यूनिवर्सिटी खोल देती है तो हमारी, यार ये मसाइल जो है ना, ये कैंपस खोल देंगे नहीं खोल देंगे, ये आप कैंपस वालों से पूछें, मेरे से सिर्फ क्लास पढ़ा करें और इसमें देखा करें आपको क्या चीज़ें समझ आती हैं, ये मेरे रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन बता दें, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस सेंसिटिविटी प्रोपोर्शनेट चेंज इन वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। अच्छा सर प्लीज इलास्टिसिटी की डेफिनेशन, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन मैंने बता दी, ठीक है ना जी। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस सेंसिटिविटी proportionate change or percentage in change in one variable to another variable is called elasticity, ठीक हो गया। और कोई चीज, सर ये सब क्वेश्चन उतार सकते हैं, कहाँ से उतार सकते हैं उमर, ये क्या कह रहे हो आप, क्या सब क्वेश्चंस उतार सकते हैं का क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ आई। सर आई एम न्यू, मुझे बुक्स रिकमेंड कर दें उन्हीं ऑथर्स की जो फॉर लेवल 1। मैं तो इकोनॉमिक्स की बता सकता हूँ, वो आप ग्रुप में शामिल हो जाएं, और तलहा जो है वो सीआर है, आप उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले लें तो ये हो जाएगा। अच्छा अब ये अगली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि कल से क्लास जो इकोनॉमिक्स की हुआ करेगी ना वो 8 बजे हुआ करेगी, तो 8 से 9:30 क्लास होगी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मसला है, मैं 9 साढ़े 9 क्लास नहीं ले सकता, तो आप लोगों ने कल 8 बजे क्लास के लिए आ जाना है, ठीक है ना जी। तो 8 से 9:30 मेरी क्लास होगी, ये मैंने आप लोगों को बताना था। कल से लेके आगे जितनी भी क्लासें होंगी सारी 8 बजे शुरू होंगी, मेरे वाली क्लास सिर्फ इकोनॉमिक्स की, और अ, वो फिर आप लोगों ने जो है वो ज्वाइन कर लेनी है। तलहा अपना नंबर जो है वो ज़रा लिख दें यहाँ पे ताकि मैं इनको बता दूं, नंबर ज़रा लिखना अपना, मैं इनको बोल दूं क्या नंबर है ताकि उस ग्रुप में ये शामिल हो जाए, आप इनको मज़ीद गाइड कर दें। आप ज़रा अपना नंबर बता दें दोबारा से। जी तलहा का नंबर जो है ना वो नोट कर लें, ये है 033587538 9। यहाँ पर आप
तलहा उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं, और ये बुक्स भी तलहा आपको शेयर कर देंगे, वहाँ पे तलहा से आप ले लेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे हमने पीडीएफ में बुक्स दी हुई हैं। मैं दोबारा से तलहा का नंबर बोल देता हूँ, 0333587539। इस पे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं, और ये किताबें वगैरह सारी जो है तलहा तलहा को प्राइवेट मैसेज भी करके उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं मजीद, जो नए लोग आए हैं, ठीक है। अभी सप्लाई की जो है वो हमने कोई चीज़ नहीं पढ़ी है, ना हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहले हम ये डिमांड का मुकम्मल कर लें, फिर सप्लाई शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। काशिफ, थैंक यू वेरी मच, आपने कहा गुड लेक्चर डिलीवर्ड, थैंक यू वेरी मच। तो ये है सारी कहानी। लेकिन अब जो चीज़ नोटिस आपने करनी है ना, वो ये कि कल आप लोगों ने प्लीज़ 8 बजे आना है क्लास में। आपकी क्लास इकोनॉमिक्स की 8 से 9:30 तक होगी, ठीक है। चलें जी। और बाकी मेरा ख्याल है कि हो गई हैं सारी चीज़ें। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।